स्टूडेंट, नॉलेज अड्डा के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम सब लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो पहले मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ, फिर हम डायग्राम्स एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। द एलिमेंट्री कैनल इज़ बेसिकली a long tube extending from the mouth to the anus। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है वो बेसिकली लॉन्ग होता है और वो माउथ से एक्सटेंड होके एनस तक है। Then in figure 6.1 we can see that the tube has different parts. Various regions are specified to perform different function. What happened to the food once it enters our body? ये क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में जब खाना एंटर करता है तो क्या होता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। तो हम लोग ये प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हमारा टंग है, यहाँ से हमारा बकल कैविटी में माउथ स्टार्ट हो रहा है। ये माउथ है, बकल कैविटी में स्टार्ट हो रहा है। बकल कैविटी में हमारा टंग आता है, माउथ आता है और टीथ आता है, और फिर ओसोफेगस, देन डायफ्राम, स्टमक, intestine एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, यहाँ अपेंडिक्स है, पैनक्रियास, लिवर, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या है डाइजेशन का हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट माउथ में खाना जाता है, वहाँ पे हम टीथ और सलाइवा के हेल्प से अच्छी तरह से खाने को क्रश करते हैं। देन वो क्रश किया हुआ फूड हम ओसोफेगस में डालते हैं। ओसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो ओसोफेगस में जाता है, उसके बाद वहाँ से फूड जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में इस पे एसिड रिएक्ट करता है और जो फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हमारा स्टमक हाईली एसिडिक होता है। देन फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स का। देन फिर यहाँ से पैनक्रियाज में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर आ जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में हर एक पार्ट का क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में काम है। तो मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन बताती हूँ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्टिविटी। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन। एक स्टार्च का सॉल्यूशन ले लीजिए 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब में। ऐड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक स्टार्च सॉल्यूशन लीजिए 1% और 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप सलाइवा ऐड करिए स्टार्च के साथ, और दूसरे में उसमें कुछ ऐड मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर उसको 20 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। देन उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डालिए टू द टेस्ट ट्यूब। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज? What does this indicate about the presence or absence of starch in the two test tubes? What does this tell us about the action of saliva on starch? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा और क्या ये इंडिकेट कर रही है स्टार्च के प्रेजेंस और एब्सेंस में। व्हाट डिड दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? और यहाँ पे बोल रही कि सलाइवा का एक्शन क्या होगा स्टार्च में। तो यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम।
We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be proceed to generate particles which are small and of some texture. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग वेरियस अलग अलग तरह के फूड खाते हैं जो हमारे एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक है जिससे पास होता है। तो वो कौन है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस से हम जो भी खाते हैं वो ओसोफेगस के थ्रू जाता है अंदर। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसीड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। तो फूड का टेक्सचर सेम होता है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो अब फूड को सेम टेक्सचर में लाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अब नेचुरली हम उसे सेम टेक्सचर और स्मॉल बनाने के लिए हमें उसे टीथ से क्रश करना होगा। तो टीथ का यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, क्रशिंग ऑफ फूड। Since the lining of the canal is soft and the food is also wetted to make its passage smooth। अब यहाँ पे दिया हमारा जो कैनल का लाइनिंग है वो सॉफ्ट होता है, मीन्स लाइनिंग ऑफ कैनल इज सॉफ्ट, और फूड यहाँ पे वेट भी होता है टू दिस पैसेज स्मूथ, और जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं वो स्मूथ हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे मुंह में पानी आ गया, बट एक्चुअली में वो वाटर होता नहीं है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी ingest इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और जो हम लोग दूसरा एक्सपेक्ट में फूड लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो पहले हम क्या हुआ, खाना खाएं, हमारे माउथ में गया, वहाँ पे सलाइवा सिक्रेट हुआ जिसकी वजह से खाना जो है वो वेट हो गया, जिस वजह से हम लोग उसको आसानी से ओसोफेगस के थ्रू एंटर करवा दिए। इफ़ इट इज़ टू बी absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecule। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर खाना एब्सॉर्ब्ड हो जाता है एलिमेंट्री कैनल में तो हमें उसे सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो ये सब कौन करता है, एंजाइम करता है। वो क्या है, हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिसकी वजह से खाना सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो यहाँ पे पहले सलाइवा का बात करते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम called salivary amylase which that breaks down starch in which is a complex molecule to give sugar। तो ये क्या करता है, पहले हम यहाँ पे सलाइवा का बात करें तो मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ आ गया सलाइवा का बात। तो सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। सलाइवा का एंजाइम कहाँ से निकलता है, सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज से, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। स्टार्च ब्रेक डाउन करता है टू गिव शुगर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि हमने क्या किया था, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में स्टार्च और सलाइवा दोनों मिक्स था और दूसरे में बस स्टार्च था। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, मीन्स अगर टेस्ट ट्यूब ए में यहाँ पे अगर स्टार्च और सलाइवा दोनों था तो ऑफ कोर्स टेस्ट ट्यूब ए में जो स्टार्च था वो डाइजेस्ट हो गया होगा, और जिसको डाइजेस्ट कौन किया, सलाइवा। सलाइवा किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, और उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है। अब हमें इसका आंसर मिल गया कि हम लोग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च क्या करता है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च है उसमें स्टार्च शुगर में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सलाइवा की हेल्प से, और जिसमें सलाइवा एब्सेंट था उसमें स्टार्च सिंपल फॉर्म में नहीं टूटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। अब यहाँ पे आपको टंग का हेल्प बताया गया है।
तो यहाँ पे टंग का हेल्प क्या है, च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। टंग किस में हेल्प करता है, च्यूइंग में टंग करता है, और फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ, इसमें भी टंग हेल्प करता है। It is necessary to move the food in a regulate manner along the digestive tube so that it can be proceed properly in each part। तो यहाँ पे दिया कि ये नेसेसरी है कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें फूड है वो ईजिली से पास हो, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस हो वो ईजिली हो जाए। The lining of the canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में कुछ मसल्स होते हैं, द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज़ मसल, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि फूड जो है वो अंदर जा सके। दिस पेरिस्टेटिक मूवमेंट ऑकर ऑल अलोंग द गट। तो ये जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है, यहाँ पे अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा मूवमेंट होता है डाइजेशन में, जब फूड हम सब डाइजेस्ट करते प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पे पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। फ्रॉम द माउथ the food is taken to the stomach through the food pipe और ओसोफेगस। तो माउथ से फूड कहाँ जाता है, पहले देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, पहले आया हमारे माउथ में फूड, देन वहाँ से क्या हुआ, उस पर पहले सलाइवा एक्ट किया, तो जितना भी हमने स्टार्च लिया था उसको वो शुगर में हमारे माउथ में ब्रेक डाउन कर दिया। देन देखिए सलाइवा में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, सलाइवा में बस ब्रेक डाउन होता है। मीन स्टार्च था, शुगर बना, अब शुगर को भी तो डाइजेस्ट होना है, तो शुगर माउथ में डाइजेस्ट नहीं होगा, आगे प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हमने फूड लिया, माउथ में गया, वहाँ से सलाइवा उस पर एक्ट किया, जो किससे निकला था, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज से, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। देन फिर फूड को क्रश करने में उसके च्यूइंग में हेल्प कौन किया, टिथ और टंग। टंग क्या करता है, फूड का मूवमेंट करवाता है, मिक्स करता है सलाइवा के साथ। टीथ क्या करता है, बस फूड को क्रश करता है, बट टंग उस फूड को और सलाइवा को मिलाता है। देन फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट था, ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट इसके वजह से हमारा फूड अंदर ओसोफेगस में एंटर किया। ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट पूरे गट में होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है फूड का तो कौन सा मूवमेंट से होता है, तो होगा पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। तो फूड पाइप से हम खाना अंदर लेते हैं। द स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जो फूड जाने पे और बड़ा हो जाता है, मीन्स एक्सपेंड कर जाता है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सटेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। The muscular wall, sorry, the muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with some digestive juice, with more digestive juice। तो यहाँ पे जो वॉल है स्टमक का, उससे कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जिसकी वजह से जो फूड है वो और अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो भी खाना खाते हो वो हमारे स्टमक में 2 to 4 आवर तक रहता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ एंजाइम्स स्टमक में भी होता है जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपका मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन होता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव फंक्शन आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पे अब आपको दिया है डाइजेशन का फंक्शन। यहाँ पे अब स्टमक कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है आपको बताएगा। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसको कौन देखता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड देखता है डाइजेशन का फंक्शन। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ व्हाट टेक केयर से डाइजेस्टिव फंक्शन, कौन देखता है डाइजेस्टिव का फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, तो वो कौन देखता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पे आ गया कि these glands help in the digestion are taken care by the gastric gland present in the wall of the stomach।
देखिए, यहाँ पे वॉल ऑफ द स्टमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और दीज ओके देन दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। और क्या करता है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे वो एंजाइम रिलीज करता है। तो कौन है दो एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये दो एंजाइम है, पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर वो हमारे हाथ पे भी गिर जाए तो हमारा हाथ जल सकता है। तो आप सोच सकते हो हमारे स्टमक में वो एसिड प्रेजेंट होता है तो वो कितना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्या फैसिलिटेट करता है, एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो HCl फैसिलिटेट करता है, चेक करता है इन पेप्सिन एंजाइम कैसे काम कर रहा है, उसके फंक्शन को। तो यहाँ पे आ गया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। What other function do you think it serve by the acid? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे कि और क्या फंक्शन है जो ये एसिड सर्व करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, मीन्स हमारा स्किन जला सकता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारे पेट में एंटर करता है तो वो इसे किल करेगा। तो इसका फंक्शन हो गया दैट द HCl present in our stomach kills the bacteria or any pathogen or foreign particles which enters along with our food। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। तो इसका आंसर है HCl kills the bacteria which enters along with our food, or any pathogen or foreign particle which enter with food, it kills that pathogen। तो ये हो गया इसका आंसर। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे स्टमक के पास ये हो गया आपका स्टमक, यहाँ पे एक म्यूकस का लाइनिंग होता है, यहाँ पे पूरे म्यूकस का लाइनिंग होता है ताकि इसका इनर का वॉल जो है वो जले ना। यहाँ पे म्यूकस का लाइनिंग है और में यहाँ पूरे में HCl प्रोड्यूस हो रहा है और ये म्यूकस का लाइनिंग है। तो ये म्यूकस का लाइनिंग क्या करता है, स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, HCl से बचाता है। तो यही वहाँ पे दिया हुआ है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर को नॉर्मल कंडीशन। तो एसिड से बचाता है इनर वॉल को स्टमक के। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑफन वी हैव ऑफन heard adult complaining about acidity। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दिया कि एसिडिटी होता क्या है। कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैव बीन डिस्कस्ड अबव। तो अब ये पूछा आपसे कि हाँ हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ गया एसिडिटी का। तो मैंने आपको भी बताया कि स्टमक में एसिड होता है। तो अब आप बोलोगे कि एसिड होता है तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, कभी भी आप अगर ज़्यादा देर तक भूखे हो, आपके पेट में कोई भी फूड नहीं जा रहा है, तो स्टमक का तो रेगुलर है, वो अपना जब भी कोई भी टाइम हो वो एसिड रिलीज़ करेगा, HCl रिलीज़ होता रहेगा। अगर आप हर रोज़ 9 बजे खाते हो तो 9 बजे स्टमक HCl रिलीज़ करेगा, आप खाना खाओ या नहीं खाओ। तो ये बॉडी पार्ट है, ब्रेन के पास ये हमेशा सिग्नल जाता रहता है, तो ये एसिड तो रिलीज़ करेगा। तो वो एसिड अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो क्या होगा, हमारे पेट में ही रहेगा, स्टमक में रहेगा। और
अगर फिर आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद क्या होगा? खाना कम है, एसिड ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट बढ़ेगा जिसकी वजह से एसिडिटी होगा। इसीलिए कभी भी एसिडिटी होने पे हम लोग बेसिक लेते हैं ताकि हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक की जगह बेसिक हो जाए, जिसकी वजह से हमें रिलीफ फील होता है। तो यही रीज़न है एसिडिटी का। जब एसिड का सिक्रीशन स्टमक में ज़्यादा हो जाता है और हम कोई भी फूड इनहेल नहीं करते हैं तो एसिडिटी कॉज करता है ज़्यादा देर भूखे रहने से। ये हो गया क्वेश्चन। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचल मसल विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे बात किया स्प्रिंचर मसल। अब ये स्प्रिंचल मसल कहाँ होता है? तो ये स्प्रिंचल मसल यहाँ होता है। मैं बता रही हूँ ड्रॉ करके। हाँ, ये स्प्रिंचल मसल यहाँ प्रेजेंट होता है। एक मिनट, दिख ही नहीं रहा ये तो। हाँ, ये स्प्रिंचल मसल यहाँ प्रेजेंट होता है जो एक ही साइड का फ्लो करवाता है। मीन्स क्या, अगर खाना यहाँ है तो वो खाना यहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये सिर्फ ऐसे जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी खाना नहीं आएगा। वो एक्सेप्शन है, कभी कभी होता है जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाता है, तो वो एक्सेप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही है कि वो स्प्रिंचर जो होता है वो वन साइड मूवमेंट ही करता है, तो वो स्प्रिंचर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्प्रिंचर आपको पता चलेगा स्प्रिंचर मसल कहाँ प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है। स्प्रिंचर स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे स्टमक में क्या डाइजेस्ट हुआ? प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो भी हमने अपने फूड में लिया था वो बचा है, तो अब उसको डाइजेस्ट करवाना कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया फूड फ्रॉम द स्टमक, द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड हो गया जो अनडाइजेस्टेड फूड था, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट, क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया। दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ये एक बहुत कॉम्पैक्ट सा स्पेस होता है क्योंकि इसमें कॉइलिंग किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टमक कैसा होता है हमारा। ये जो है हमारा वो हो गया लार्ज, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये साइड वाला जो है हमारा, ये साइड वाला जो है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ब्लू वाला है लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो स्मॉल वाला है, इतने सारे जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट प्रोसेस होता है और बहुत लंबा होता है क्योंकि यहाँ से अगर खाना एंटर किया तो उसे कितना ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेस मोमेंट फेस करना पड़ेगा। तो ये कॉम्पैक्ट प्रोसेस है बिकॉज ऑफ द कॉइलिंग। ये इतना सारे कॉइल्स है इसके बीच में, इसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट प्रोसेस है। तो अब हम आते हैं नीचे। हाँ, यहाँ पे हो गया कॉइलिंग की वजह से कॉम्पैक्ट होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑफ द फूड दे ईट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस फिक्स नहीं है, ये एनिमल पे डिपेंड करता है वो खाना किस तरह का खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हार्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड a longer intestine along with cellulose to be digested। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हार्बीवोर। जो हमारा हार्बीवोर है यहाँ पे इन लोगों के पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये लोग सेल्यूलोज ज़्यादा लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। हार्बीवोर ईटिंग ग्रास मीन्स अगर कोई वेजिटेरियन है, हम लोग ह्यूमन बींग अगर कोई वेजिटेरियन है तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा बड़ा होगा बिकॉज हम सब क्या लेते हैं, वेजिटेरियन है तो ऑफकोर्स वेजिटेबल ही खाएंगे। तो जो हार्बीवोर्स होते हैं जो ग्रास ईट करते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है और
सेल लॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं तो लॉन्गर होता है। देन अब यहाँ पे आ गया मीट। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट ईजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये दो लाइन हाईलाइट कर लीजिए कि हार्बीवोर्स के पास इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है क्योंकि वो लोग घास ईट करते हैं जिसमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोसेस ज़्यादा चलेगा। और मीट इजी होता है डाइजेशन में, तो कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब यहाँ पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो हम लोग इसने क्या देखा था, स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ। मे बी फूड में थोड़ा सा प्रोटीन बचा रह गया, तो वो अब पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ ख़त्म होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। It received the secretion of the liver and pancreas for this purpose. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन के लिए लिवर और पैनक्रियाज भी हेल्प करता है, वो भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेक एल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फूड जो हमारा स्टमक है वो उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिडिक मीडियम है। तो यहाँ पे जो फूड स्टमक से आएगा वो एसिडिक होगा, तो उसे एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर एक्ट करता है। और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से आता है, पैनक्रियाज से आता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। Bile juice from the liver accomplishes this in addition to act on fat। और बाइल जूस लिवर से आता है जो फैट पे एक्ट करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। Fat is present in the intestine to form a large globule which makes it difficult for enzyme to act on them। तो यहाँ पे जो फैट होता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट वो लार्ज लॉब्यूल्स में होता है, जिसकी वजह से उस पे एंजाइम्स का अटैक मीन्स एक्ट करना मुश्किल हो जाता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ़ैट को वो लार्ज लॉब्यूल्स में होता है जिसकी वजह से एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर पाते, तो पहले फ़ैट पे एक्ट करता है बाइल सॉल्ट उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर लॉब्यूल्स में, पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। उसके उसके बाद फिर इन एफिशिएंसी बढ़ जाता है एंजाइम का और एंजाइम उस पर एक्ट करता है, देन फैट ब्रेक डाउन होता है। दिस इज सिमिलर टू द emulsifying action of soap or dust that we have learned about in chapter 4। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि चैप्टर 4 ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि emulsification एक्शन सोप और डस्ट का कैसे होता है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digestion, protein and lipase for breaking down emulsified fat। तो यहाँ पे पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में, और लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। The wall of the small intestine contain gland which secrete intestinal juice। अब यहाँ पे दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। The enzyme present in the in it finally convert the protein to amino acid। लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अगर एक साथ 10-12 अमीनो एसिड रहेंगे लिंक में बनाए हुए तो क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो अगर हमें प्रोटीन को तोड़ना है तो हमें एक एक अमीनो एसिड को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे
प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या हो गया, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज से बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज से। एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे सिंपल फॉर्म है जिसमें फाइनली एंजाइम कन्वर्ट होता है प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो इंटेस्टाइन के वॉल में ले लिया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अब जो इंटेस्टाइन का लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं। कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं, जिसमें खाना एब्जॉर्ब होता है, इसमें फूड एब्जॉर्ब होता है। अब इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है जिसकी वजह से डाइजेशन ईजिली हो पाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉल्ड विली विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो सके easily. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. विली के पास बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो फूड को बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देता है। When it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissue. जहाँ पे जो भी एनर्जी मिला है ग्लिसरॉल से, ग्लूकोज से, ये सारा एनर्जी किस में यूज़ होता है, बिल्डिंग करता है न्यू टिश्यू को, न्यू टिश्यू फॉर्म करता है और ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्ब फूड था वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया जहाँ पे विली होता है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। The rest of the material is removed from the body by the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. यहाँ पे एक और स्प्रिंचर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एनल स्प्रिंचर। तो अभी तक हमने डाइजेशन में दो स्प्रिंचर पढ़ा है, एक स्टमक में था और एक एनस में है। मैंने आपको बताया था स्प्रिंचर क्या करता है, वन साइड फ्लो करवाता है, तो यहाँ पे भी स्प्रिंचर सिर्फ अपवर्ड फ्लो करवाएगा। तो ये था पूरा डाइजेशन। तो मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला प्रोसेस माउथ में गया, वहाँ पे सलाइवा एक्ट किया। सलाइवा क्या किया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ हमारे माउथ में। देन फिर फूड गया ओसोफेगस, ओसोफेगस में फूड पास करके कहाँ गया, स्टमक। स्टमक में HCl, HCl क्या रिलीज़ किया, पेप्सिन। पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। उसके बाद यहाँ एक स्प्रिंचर था, इस स्प्रिंचर की हेल्प से, और यहाँ पे पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना नीचे जाता है। स्प्रिंचर की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और बचा जो प्रोटीन था जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो यहाँ डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और जो मटेरियल बचा था अनवांटेड वो एनस के थ्रू बाहर निकल गया हमारे बॉडी से। तो ये हो गया आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है मोड टू नो, डेंटल कैरीज।
Dental caries or tooth decay cause gradual softening of enamel and dentine. यहाँ पे दिया डेंटल कैरीज और टूथ डिके. टूथ डिके जो होता है वो क्या कॉज करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटिन. डेंटिन और जो इनेमल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. अब यहाँ पे डेंटिन क्या होता है? ये अगर आपका टीथ है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये डेंटिन है. और ये जो नीचे है ये ब्लू कलर का, वो इनामल है. ठीक है, तो ये क्या करता है? अगर टूथ डिके हो रहा है, दांत अगर सड़ रहा है, तो ये डेंटिन को और इनामल को वीक कर देता है. इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द इनामल. ये इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया जब शुगर पे एक्ट करता है तो हमारे दांत को सड़ा देता है. Masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. यहाँ पे जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो फूड पार्टिकल के साथ जाके हमारे जो टीथ होता है उसमें जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque cover the teeth. और सलाइवा हमारे टीथ के पास नहीं पहुंच सकता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड. तो अब सलाइवा तो एक्ट करेगा नहीं, तो हमें बाहर से कुछ करना पड़ेगा, तो हम ब्रश करेंगे, जिससे जो बैक्टीरिया होगा वो एसिड बनाने से पहले ही मर जाएगा. इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व If untreated microorganism may evade the plug pulp. अब यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ एक पल्प होता है जिसमें सेंसेशन क्रिएट होता है. हमारे दांत में सेंसिटिविटी होती है, इसी की वजह से होती है क्योंकि पल्प में यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं. अगर हम इस बैक्टीरिया को जल्दी से नहीं हटाएं तो ये हमारे पल्प में जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होगा. तो ये हो गया हमारा डेंटल कैरीज के बारे में. तो इस पूरे मोड टू नो से हमें यही पता चलता है कि कुछ भी खाने के बाद हमें ब्रश ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ना बैठे, उससे ज़्यादा टाइम ना मिले हमारे टूथ को इन्फेक्ट करने में. तो इस बॉक्स में यही था, मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पे इनामल क्या है, डेंटिन क्या है. मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ. ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको इनामल कहते हैं, मीन्स जो हम लोग देख सकते हैं. उसके नीचे एक डेंटिन होता है. और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो इनामल और ये डेंटिन बॉडी का हार्डेस्ट बोन है. इतना स्ट्रॉन्ग कोई बोन नहीं होता है जितना ये टूथ का इनामल और डेंटिन होता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है. तो और यहाँ पे ब्लू कलर का पल्प होता है जहाँ पे हमारे दांत सड़ जाने पे हमें सेंसिटिविटी फील होती है. वो इसी की वजह से होती है क्योंकि पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है. तो ये यही था. तो इसमें बस इतना ही है कि आपको कुछ भी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए. तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा मीठा मत खाइएगा. बस अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिफरेंस कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में मैंने आपको बताया था फूड इज़ मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है उससे फूड बनता है. खुद से अपना खाना बना लेते हैं तो इसमें ग्रीन प्लांट आएंगे. तो अब ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बना देते हैं, इसमें क्या ज़रूरत है? क्लोरोफिल और सनलाइट. फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, और ग्रीन प्लांट्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है. हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग देख सकते हैं. देन अब आया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है. हम लोग जो फूड ऑब्टेन करते हैं मीन्स ह्यूमन बींग, तो हम लोग किससे करते हैं? वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है. तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है. और हमें क्या क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए होता है खाना बनाने के लिए? नहीं चाहिए होता है. दिस प्रोसेस और हमारे जो
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें फोटोसिंथेसिस के जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। ये एनिमल्स में होता है और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन पीछे प्लांट जो इंसेक्ट ईट करते हैं। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लांट को रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल, हाँ, कौन देता है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल और सनलाइट। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो एसिड का रोल मैंने आपको स्टमक में बताया क्या क्या था। पहला क्या करता है? मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, और ये फैसिलिटेट करता है पेप्सिन के एक्शन को, क्योंकि पेप्सिन हाईली एसिडिक में रिएक्ट करता है, तो पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है जो हम लोग खाने के साथ ले लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम का तो ये फंक्शन है कि जितने भी फूड हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सबको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पे बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विली लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं। वो जिगजैग शेप का होता है जिसकी वजह से फूड आसानी से एंटर कर जाता है। कुछ इस शेप का होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, और नेक्स्ट में हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो।